सड़कों पर और रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, उस भीड़ का हिस्सा गरीब और प्रवासी मजदूर थे। मजदूरों की मजबूरी थी जिसके चलते ये घंटों इस मौत वाली भीड़ में खड़े रहे। यहां कोरोना की बात छोड़ दीजिए कि अगर किसी को कोरोना हुआ तो फिर कितने लोगों को कोरोना हो सकता है, ये सोचिए। साल भर में फिर वही कहानी दोबारा से सामने आ रही है। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं। आखिरकार एक साल में क्या किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऐसी स्थिति होगी क्योंकि इस भीड़ में वही लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अगर एक दिन भी वो नहीं कमाएंगे तो पूरा परिवार उनका भूखा सोएगा। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इस वक्त में देश के हालात क्या हैं। पलायन कर रहे लोग आखिर इस वक्त देश में किन हालातों से गुजर रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। पलट गए बस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं और जो कुछ भी ये महिला बोल रही है, लॉकडाउन की ये सच्चाई है। लॉकडाउन का डर होता ही ऐसा है। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन क्या लगा, प्रवासी मजदूरों में भागम भाग की स्थिति बन गई। किसी को एमपी जाना है, किसी को बिहार जाना है, किसी को उत्तर प्रदेश जाना है। केजरीवाल हाथ जोड़ते रह गए, दिल्ली छोड़कर ना जाएं, लेकिन जिसको जाना है उसे तो जाना ही है। खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। कुछ दिनों से लगातार पलायन की भयावह तस्वीरें आ रही हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चलती बसों को देखकर दिल सहम जाता है। अगर जिंदगी की परवाह न होती, कोरोना का डर न होता, लॉकडाउन में पेट और परिवार की चिंता न होती, तो ये हादसा भी न होता। भगवान दोबारा ऐसी तस्वीरें न दिखाएं। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, ये भी तो जानिए। दिल्ली से आ रहे थे जतारा तक के लिए। हाँ, तो किराया भी 2-2 हज़ार रुपये लिया उसने। हमको एक सीट दिला दी, बैठ गए। फिर इधर से इधर ही निकल आए तो कह रहा है कि ज़्यादा हो रहा है आदमी, तो फिर ऊपर बैठ जाओ। सुना आपने, एक सीट की कीमत 2,000 रुपये। और जब लोग बस के अंदर नहीं आए तो छत पर भेज दिए गए। ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बस थी जहां भीड़ बेतहाशा रही होगी। दिल्ली एनसीआर से जाने वाली लगभग हर बसों का हाल ऐसा ही है। सरकार कैसे घर भेजती, कब भेजती, दिल्ली में आगे क्या होता, ये तो पता नहीं। इसलिए कोई बस से चला, कोई साइकिल से, और जिसके पास पैसे नहीं थे वो पैदल ही चल दिए। कोरोना महामारी में विचलित और परेशान करने वाली तस्वीरें सिर्फ यही नहीं है। देश के कोने कोने से कलेजा चीर देने वाली टीवी स्क्रीनों पर भरी पड़ी है। कोरोना की वजह से दूसरी बीमारियों से लड़ रहे लोगों को भी ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा। जरा वाराणसी की ये तस्वीर देखिए। ई रिक्शा पर बैठी महिला किसी को फोन कर रही है और पैरों में बेटे का शव है। बेटा किडनी की बीमारी से परेशान था, वक्त पर इलाज मिला नहीं और बेटे की मौत हो गई। आखिरी वक्त में भी एम्बुलेंस नहीं मिली, ई रिक्शा पर ही बेटे की लाश को ले जाना पड़ा। अब जरा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की इस तस्वीर को देखिए। थायराइड से पीड़ित लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल में नहीं, खुले मैदान में और पेड़ों के नीचे। न जाने कहां कहां और कैसी कैसी तस्वीरें होंगी। इस महामारी में जिंदगी बेचारी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस महामारी में जिंदगी बेचारी हो गई है। सरकार ने जो इंतजामात किए थे वो सभी कम पड़ गए हैं, क्योंकि देश में आज हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। आज जो कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ रही है उसका जवाब किसी के पास नहीं। और इसीलिए बार बार पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम कोविड पर सवाल खड़े कर रहे हैं और प्राइम टाइम में इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही हमारी बनती है उन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए जो दर दर भटक रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर कंचन का अभियान में चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी से शिवम त्यागी हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस से डॉक्टर उमाशंकर पांडे, डॉक्टर लवलीन, मेट्रो हॉस्पिटल से डॉक्टर मनोज कुमार, डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज कुमार का रुख करूंगी। डॉक्टर मनोज, व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई मीन, बहुत हो गई राजनीति, बहुत आंकड़ों की बात हो गई, इंजेक्शन, तस्वीर हम हर जगह से देख रहे हैं। देश का कोई भी कोना आप उठाकर देख लीजिए, आज शमशान घाट में टोकन से बॉडियां जलाई जा रही हैं, लाशें सड़कें पर हैं।
पेवमेंट पर जलाई जा रही हैं, कहीं लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, आरटी-पीसीआर के टेस्ट देर से आ रहे हैं, रेमडेसिविर की कमी हो रही है, समाधान क्या है इसका? देखिए, सच पूछिए तो बहुत ही हृदय विदारक मतलब स्थिति है, या कहिए कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए डिसास्टर। हम लोगों की जो हालत है, पिछले गत एक हफ्ते से 2 लाख से ऊपर केस, आज भी 2,59,000 केसेस आए हैं, मौत का आंकड़ा वैसे ही बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक साल में बहुत कुछ नहीं किया इस कोरोना को रोकने के लिए, और कुछ चीजें तो मैं बोलूंगा कि हमने प्री मैच्योर सेलिब्रेशन किए, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो। हर आदमी इस कामयाबी को लेके खुश था कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली, कोरोना फिर वापस आया। आप देखिए, कुछ देशों को देखिए, जैसे इजराइल को देखिए, उन्होंने 81% पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेट किया फाइजर के वैक्सीन से। एफिशिएंट वैक्सीन है वो, और उन्होंने आज उसके प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि आप मास्क बिना पहने भी आप मूव कर सकते हैं। तो एक विजय इस तरह की होती है। तो निश्चित तौर पे हालांकि हमारे देश में भी कोरोना से लड़ने की बहुत तैयारी की गई। जहां पिछले साल 1 लैब होता था, अभी 2,500 लैब में टेस्ट हो रहे हैं, 15 लाख टेस्ट हो रहे हैं, बट ये भी सफिशिएंट नहीं था। लेकिन अब जो एक सर्ज जो आया है, और जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं और नंबर ऑफ केसेस परसिस्ट कर रहे हैं, ये सर्ज परसिस्टिंग सर्ज है। तो इसका जो नुकसान हो रहा है कि एक्टिव केसेस अभी बहुत 20 लाख के आसपास हो गए, और आप ये देखिए कि लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा है, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ऑक्सीजन की इतनी कमी महसूस हो रही है, और जो कि कहिए कि मेन मूल साधन है कोविड-19 को ट्रीट करने का। इस बार का जो कोविड-19 है वो डिफरेंट है, ये वर्जन 2 है, और इसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जल्दी होता है। दूसरी चीज की इसमें मोर्टिलिटी भी 10% ज्यादा है। हालांकि पहले तो ये बोला जा रहा था कि मोर्टिलिटी सेम है और एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा है, बट मुझे लगता है मोर्टिलिटी भी, फैटलिटी भी ज्यादा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही बड़ा एक चीज है जो अभी कल डिसीजन लिया गया कि 18 साल से उम्र के सारे लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि मैंने देखा है और मेरा क्लिनिकल अनुभव भी मनोज जी, एक बात बताइए, जब 45 साल से ऊपर के वर्गों को इतने समय से वैक्सीन चल रहा था, तब भी हम सिर्फ 9% लोगों को ही तो वैक्सीन लगा पाए हैं। ये डिफरेंस कब कम होगा? बाकी देशों, अमेरिका की बात कीजिए, 50% से ऊपर वैक्सीन लग चुका है। हमारे यहाँ पर अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो वैक्सीनेशन ड्राइव को रफ्तार पकड़ने की जरूरत है अभी। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो फेज 3 जो ये मोर एलॉबरेट और कहिए कि लिबरल वैक्सीनेशन प्रोग्राम फेज 3 स्टार्ट हुआ है, 1 मई से स्टार्ट होगा। इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। जहां तक वैक्सीन की सप्लाई की बात है, वहां कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम जो है, हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, उसकी कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस की जो कमी है, वो सामने उभर के आएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारा 45 साल से नीचे का। तो यंग पॉपुलेशन चूंकि वर्जन 2 SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये देना तो पड़ेगा। ठीक है, रफ्तार जो भी थी, हालांकि हम भी विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो थोड़ा कम लगेगा। तो वैक्सीनेशन ड्राइव में रफ्तार की तो साफ तौर से जरूरत है। जूही जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है उत्तर प्रदेश को। आज कल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि बनारस, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ में लॉकडाउन लगना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था और आज राहत मिली है। लेकिन सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप राजधानी की तस्वीर उठाकर देख लीजिए, क्या हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में, या किसी भी कोने की, बनारस की वो तस्वीर आपने भी देखी होगी, कैसे एक शव लेकर मां ऑटो में जा रही थी, शमशान घाट में टोकन बंट रहे हैं। तो इस लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार का ऐसा रवैया क्यों है? कंचन जी, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और भी भयावनी इसलिए है कि ये जो 1.5 साल का हमारे पास समय था, लॉकडाउन इसलिए हुआ था केवल संक्रमण रोकने के लिए नहीं, कि हम तैयार हो जाएं। आज भी उत्तर प्रदेश। जूही सिंह जी, मेरा सवाल यूपी सरकार से जुड़ा हुआ था कि क्या समझा जाए, क्यों लॉकडाउन की स्थिति को लेकर कश्मकश में है आज सरकार? क्या आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। हर राज्य यही ट्वीट कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, आईसीयू की कमी, रेमडेसिविर की कमी। आखिर एक साल में हमारी तैयारी किस चीज के लिए हुई?
कंचन जी, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे निर्देश दे रही है। जैसे हमें बताया गया था कि करीब 4 दिन पहले मुख्यमंत्री का निर्देश आया था कि 4000 के करीब बेड बढ़ जाएंगे। आज तक वो बढ़े नहीं। एक आदेश उनका आया था केजीएमयू जो हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है, वो कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हो जाएगा। वो भी आज तक क्रियान्वित नहीं हुआ। जो आपने एक हादसे की तस्वीरें, क्या मैं कहूँ, एक बच्चा जो है वो सीएमओ की गाड़ी के सामने लौट रहा है। क्यों सीएमओ की चिट्ठी आवश्यक है किसी भी कोविड पॉजिटिव को आईसीयू में एडमिट होने के लिए? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लोग बार बार घूम रहे हैं, शमशान घाट पे शवों का सिलसिला जारी है। वहां पर 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। इस तरह की कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नेंस और स्वास्थ्य मशीनरी पहली बार देखने को मिल रही है। कंप्लीट फेलियर है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैक्सीन को लेकर तो कांग्रेस से क्या क्या बयान आए थे उमाशंकर जी, हमने देखे। आज एक सराहनीय कदम राहुल गांधी द्वारा उठाया गया कि बंगाल की रैलीज को उन्होंने कैंसिल कर दिया और अपील भी की है कि बंगाल में रैली ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड पॉजिटिव आए हैं। जी जी कंचना जी, कोविड पॉजिटिव आना क्या कोई अनहोनी घटना हो गई है? इस समय तो संक्रमण पूरे देश में है। इस समय तो उत्तर प्रदेश के हालात आप देख लीजिए। हर पांचवा घर कोरोना पॉजिटिव हो गया है लखनऊ में। चित्कार मच रहे हैं, गुहार है, मनुहार है, लेकिन सरकार है कि कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। मुख्यमंत्री योगी जी, स्टार कैंपेनर वेस्ट बंगाल, कोरोना पॉजिटिव वो भी हो गए। तो ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्रदेश के नागरिकों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराए। लेकिन आज ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, न चिकित्सक है, न चिकित्सा है, न पैरामेडिकल स्टाफ है। यहाँ तक कि तड़प तड़प कर मर जाने के बाद उसके लिए शमशान में जगह तक नहीं बची है। कंचना, ये स्थिति है आज उत्तर प्रदेश की। एक ऐसी सरकार जो पिछले 1 साल से ज्यादा समय तक जिसके पास मौका था और तमाम हेल्थ विशेषज्ञों ने इस बात की घोषणा की थी कि जो दूसरी लहर आएगी वो ज्यादा भयानक होगी, उमाशंकर जी ज्यादा देखिए, खतरनाक ये होगी। स्थिति तो उससे पूरे तैयारी देश में मिल रही है। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश क्या, देश की कहीं की भी तस्वीर आप उठाकर देख लीजिए। आप राजस्थान की देखिए, आप मध्य प्रदेश की देखिए, आप छत्तीसगढ़ की देखिए, आप महाराष्ट्र की देखिए, क्या हालात इस वक्त देश में हम सबने देखा है। शिवम त्यागी कई सारे सवाल यहाँ पर विपक्ष उठा रहा है, उन सबको एड्रेस कीजिएगा। मैं एक एक करके सवाल आपको एड्रेस करूंगी। इस वक्त देश में जो हालात हैं, जिस स्थिति से आज हिंदुस्तान गुजर रहा है, हजारों की तादाद में मौतें हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? देश भर से, हर राज्य से एक खबर देखने को मिल रही है, आईसीयू नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, आरटीपीसीआर का टेस्ट देरी से हो रहा है। जो अनलॉकडाउन के बाद समय मिला था, सरकार क्या सो रही थी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आज जो देश की स्थिति है, जिसकी कीमत पूरा हिंदुस्तान चुका रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले कंचन जी, इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से हम हैं। जब हम कहता हूं, इसका मतलब है चाहे कोई भी किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से कोरोना आया है, ना ही किसी को इसका अनुभव था, और जिस तरह से चीजें गई हैं, कमोबेश राज्य चाहे कोई भी हो, वो कांग्रेस में बदल गया हो या बीजेपी में बदल गया हो, हालात वही रहे हैं। जहां तक बात नई हेल्थ केयर सिस्टम को सेटअप करने की थी, बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग राज्यों की तरफ से हुई है, लेकिन वो हमेशा नाकाफी रही हैं। जिस तरह से लगा कि एक बार हम कोरोना की वॉर पूरी तरीके से जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड वेव आया वो बेहद भयावह था और भयावह है, और जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं अपने आप में वो है। लेकिन यहां पर कौन कितने एफर्ट्स कर रहा है, कौन कितनी चीजें कर रहा है, कौन क्या क्या चीजों को आगे लेकर जा रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, वो जान लेना बहुत जरूरी है। आप मुझे एक चीज, और मैं इस पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत ही जेनेरिक होकर स्टेटमेंट दे दिया। किसी ने तमाम बातें की कि राहुल गांधी ने एक स्वागत योग्य कदम उठाया, उन्होंने कहा कि मैं रैली नहीं करूंगा।
वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं कहूंगा, उन्होंने 500 लोगों की रैली के लिए कहा है और अधीर रंजन चौधरी लाखों लोगों की रैली कर रहे हैं। अपने आप में हिपोक्रेसी है, सामने निकल कर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ केयर सिस्टम पर, जूही जी ने कहा कि हमने आज तक ऐसी सिचुएशन देखी नहीं, क्योंकि जूही जी 100 साल की ना आप है ना मैं, जाहिर है इस देश में अभी जो ह्यूमन काइंड में जिंदा लोग हैं शायद ही किसी ने ऐसी सिचुएशन देखी हो। तीसरी बात, अब आप कहते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ सरकार आज, ये तो महामारी अब है, बावजूद उसके 6 एम्स और 25 मेडिकल कॉलेजेस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बिल्कुल नाकाफी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सिचुएशन को देखते हुए वो नाकाफी है, क्योंकि अभी वो लाइव सिस्टम में नहीं है, काम नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भयावह हैं, चीजें बेहतर करने की आवश्यकता है, हम उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो रेमडेसिविर का मामला हो, उसको भी लेकर हमने 25,000 डोजेज जो है गुजरात से मंगवाई है हर जिले में, हर जिले बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, लेकिन क्या बिल्कुल पर्याप्त नहीं है? हम एफर्ट्स थोड़ी ना गिनाएंगे आज यहाँ पर। क्यों नहीं गिनाएंगे, बताइए ना। हमारे ऊपर चार्जेस है, जो सड़कों पर आज लाश पड़ी है, शिवम त्यागी, मैं बहस करने के मूड में ही नहीं हूँ। आज जो सड़कों पर लाशें हैं उसका जिम्मेदार कौन है? शमशान घाट में लकड़ियों के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, यहाँ पे देश में किसी की भी पार्टी हो, किसी भी राज्य में हम इतने डेवलप क्यों नहीं हो पाए कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। और आज जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, जिसकी कीमत हिंदुस्तान भुगत रहा है, उस पर अगर हमने पहले विचार किया होता तो शायद ये तस्वीर, ये मंजर, ये डिप्रेसिंग चीजें आज हम और आपके बीच में नहीं हो रही होती। अगर आपने ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया होता तो ये सवाल कांग्रेस वालों से भी पूछा जाता। यही पूछा जाता कि 12.5 करोड़ की जनता में 64,000 केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं, क्या किया आपने और क्या कर रहे हैं आप? 2.5 करोड़ की जनता में 18 और 19,000 केसेस रिपोर्ट कर रही है दिल्ली सरकार, और कहा जा रहा है कि इलेक्शंस चल रहे हैं और कुंभ चल रहा है। दोनों ही राज्यों में कुछ नहीं चल रहा, कोई सवाल नहीं हुआ। बहरहाल मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी केंद्र और राज्य सरकार क्या कर रही है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा आज ही आनंद विहार की तस्वीरें आपने देखी होंगी। उमाशंकर पांडे बताइए, ये तो गिना रहे हैं सरकार की उपलब्धियां कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है? सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र और राजस्थान को मिली है। मेरी बात सुन लीजिए, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा तक, वेस्ट बंगाल तक, सारे मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री जी से मनुहार कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध कराइए। लेकिन ये मूर्खता की पराकाष्ठा थी कंचना जी कि अपने वाहवाही में 84 देशों को वैक्सीन भेजी जाती रही। रेमडेसिविर का जो एक्सपोर्ट था वो अभी 2 हफ्ते पहले बंद किया गया। ये मूर्खता क्यों? ये देश के अपने ही नागरिकों के साथ ये गद्दारी क्यों? क्या देश का प्रधानमंत्री पहले विदेश को वैक्सीन देगा? अपने यहाँ अगर वैक्सीन नहीं थी तो फिर दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करने की जरूरत क्या थी? रेमडेसिविर सप्लाई करने की क्या जरूरत थी? आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना, आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती जा रही है। पाइप बाल ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। रेमडेसिविर 50 हजार रुपए तक, 4,500 का इंजेक्शन 50,000 रुपए तक पहुंच गया है। और आपने ठीक कहा, शमशानों पर लकड़ी ब्लैक में मिल रहा है। इतनी बेशर्मी और उसके बावजूद इस तरीके का बयान। और मैं अब जवाब दे देता हूं, अब आपको सुन लीजिए। मुझे लगता है, आशा करता हूं डॉक्टर उमाशंकर जी अब आप सुनेंगे। बेशर्मी किस चीज को कहते हैं सुनेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक दिन का चीज नहीं है। अब वन साइडेड बोल रहे तो बड़ी शालीनता से सुन रहे, सुनने की तो क्षमता रखिए थोड़ा। अब थोड़ी सुनने की क्षमता रखिए, वन साइडेड नहीं चल सकता, थोड़ा सुन लीजिए। कमाल की बात। मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपको भी थोड़ा एनलाइटनमेंट हो कि आपने किया क्या है पूरा। आपने पिछले 70 साल में इस देश को एक एम्स दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 11 एम्स पर काम कर रही है। क्या किया आपने बताइए। मैं इन चीजों पर नहीं जाना चाहता। और सुनिए, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अभी भी सेकंड नंबर पर लीड कर रहा है। 12.5 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और सुनिए, इजराइल का एक्सपीरियंस आया था, 90 लाख जनता है भाई। इजराइल में 90 लाख लोग हैं। 80% कितना होता है कैलकुलेट कर लीजिए। हिंदुस्तान 135 करोड़ का देश है। क्या किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने? क्या किया? मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता था, बताइए ना। थोड़ा कलाई खोलिए, थोड़ा आगे आइए। क्या किया आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में?
किया क्या आपने? एक एम्स बनाया 70 साल में, कहते हैं कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अगर आपने थोड़ा भी कुछ किया होता तो ये दिन देखने को नहीं आता। और मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता हूं, सरकार मेरी है, हमारी है, हम काम कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। लेकिन आपने क्या किया डॉक्टर साहब? पिछली आगे तो बढ़ नहीं पाए। शिवम त्यागी, डॉक्टर उमाशंकर, प्लीज ब्रेक लेने का वक्त है, प्लीज ब्रेक लेने का वक्त है। आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा जब से कोविड पर डिबेट कर रहे हैं सभी पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। लेकिन आज जो तस्वीरें हम देश भर से देख रहे हैं वो हमें विचलित कर देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना कमजोर पड़ता जा रहा है कि शमशान घाट में एक शव को जलाने के लिए टोकन की जरूरत पड़ रही है, पलायन करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। क्या स्थिति हो गई है इस वक्त देश में और हमें इस पर किस तरह काम करना चाहिए? हम सबको साथ मिलकर कैसे काम करना चाहिए? महामारी जिंदगी बेचारी, आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और जिस तरह से तस्वीरें हमने देश भर से देख रहे हैं, काफी डिप्रेसिंग तस्वीरें हैं। लेकिन इस वक्त है इस बात पर चर्चा करने का कि समाधान क्या है, फास्ट फॉरवर्ड हमारे प्लान्स क्या हैं, गवर्नमेंट के प्लान क्या हैं, मेरे आपके आम जनता के प्लान क्या हैं, सरकारों के क्या प्लान है और विपक्ष को कितना समर्थन करना चाहिए इस वक्त। डॉक्टर लवलीन मेट्रो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार का एक बार मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर मनोज, 18 साल से एक वैक्सीनेशन जो 1 मई से अभियान शुरू होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला भी जस्ट आया है जो मैं देख पा रही हूँ कि 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो मुफ्त कराया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम पहले लोगों के मन में था, आज कहीं ना कहीं वो भ्रम पूरी तरह से टूट चुका है। जी, ये शुरू में इवन हेल्थ केयर वर्कर्स को जब फर्स्ट फेज में इंक्लूड किया गया था, जो 16 जनवरी से हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था, उस समय भी वैक्सीन हेसिटेंसी बहुत ज्यादा थी, खास करके कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा थी। वहां 40% से भी कम वैक्सीनेशन हो रहे थे। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी चूंकि सेकेंड वेव इतना विकराल रूप धारण कर लिया है और हम लोग ये देख भी रहे हैं कि जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उनका जो माइल्ड डिजीज हो रहा है, तो अभी वैक्सीन के लिए लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ गई है। तीसरी चीज की जो अभी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। दोनों वैक्सीन को ले लें, या कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इसकी एवरेज एफिकेसी 70-80% है। जो नई जो आ रही है स्पुतनिक भी, उसकी 91% है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन के साथ साथ थोड़ा पब्लिक में भी अपनी एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इलेक्शन रैली में जा रहे हैं या किसी धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं, वो ये सोचे कि जो डाइस पे बैठे हुए लोग हैं उनको इलाज मिल जाएगा, लेकिन जो जनता भीड़ में खड़ी है उनके लिए ही ये सारी चीजें दिक्कत होके उठेगी। थोड़ी कड़वी लगेगी ये बात, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको अपने आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जाना चाहिए। और जब से आपने लैंसेट में ये स्टडी देखी है कि जो एयरबॉर्न हो गया है SARS-CoV-2 का ट्रांसफर, तो इसमें और इंडोर में भी आपको मास्क पहनने की जरूरत हो रही है। उन्होंने 10 एविडेंस ऐसे दिए हैं जिससे ये साबित होता है कि ये जो SARS-CoV-2 का जो इन्फेक्शन है वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। तो अब पब्लिक जो हेल्थ मेजर है या जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी है उसको भी चेंज करना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी जो भी पीपी वगैरह थे वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को सोच के तैयार किए गए थे, तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन से बचने के लिए उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सिस्टम की जो दिक्कत आ रही है वो विकराल हो जाएगी जब आपके पास हेल्थ केयर वर्कर्स कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये राइट टाइम है, वैक्सीनेशन टेस्टिंग बढ़ा के किसी तरीके से जल्दी से टेस्ट करके उसको आइसोलेट करके चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना। होम आइसोलेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं जूही सिंह के पास जाना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में जूही सिंह जी, देखिए नाइट कर्फ्यू का तो अब हर जिले में नाइट कर्फ्यू लगेगा, उसका ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सैटरडे संडे लॉकडाउन होना, पहले तो सिर्फ संडे ही था, अब सैटरडे भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इज इट इनफ? क्या ये संपूर्ण पड़ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जिसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है? कंचन जी, पब्लिक एट लार्ज को अब समझ में आ गया है कि छोटे लॉकडाउन और जो समय पर सुव्यवस्थित तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो पब्लिक आपका सपोर्ट करती है। जहाँ तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी बात है, बहुत बड़े मात्रा में लोग इसको ऑब्जर्व भी करते हैं। वैक्सीनेशन हमको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अभी भी हमने केवल 9% लोगों को पहली डोज दी है। कितनी हमारी कैपेसिटी है वैक्सीनेशन को करने की, प्रोडक्शन की, आज प्रधानमंत्री ने जरूर अनाउंस किया है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन फर्स्ट में से दिया जाएगा। लेकिन
लेकिन पहले इसका पूरा रोड मैप मिला लेना चाहिए, जिससे पब्लिक को पता हो कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। हमारे युवा वर्ग भी इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, एम्बुलेंस की कमी, ये तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका कोविड से क्या रिश्ता है? लाशों को जलाने के लिए जगह न होना, वहाँ रिश्वतदारी, एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंसेस का एक्स्ट्रा चार्ज करना, ये तो गवर्नेंस के पिलर्स हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार मुझे कोई खास काम करती हुई दिखती नहीं। आदेश आते हैं, जमीन पर नहीं आते हैं। कोई 30 मेडिकल कॉलेज आप नहीं बना रहे हैं। सारे मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के समय में शुरू हुए। आपको तो एम्स की जमीन दी गई थी, गोरखपुर में कितना बना? तो बड़े बड़े आंकड़े, बड़ी पिक्चर, प्रचार का समय चला गया है। शायद मिलकर सच्चाई का सामना करना जरूरी है कि संक्रमण है, संक्रमण को कंट्रोल करना है। आंकड़े बड़े हैं, लेकिन जो मौत है, मैं योगेश प्रवीण जी का नाम लूं, मैं सावित्री श्रीवास्तव जी का नाम लूं, के मिश्रा हमारे बहुत बड़े डॉक्टर थे, सबकी मौत, अनेक भाई बहनों के नाम लूं जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, सही समय पर इलाज न मिला, इसकी कमी से हुई है। क्यों आप KGMU को कोविड हॉस्पिटल नहीं कर रहे हैं? ये तो आपकी निर्णायक क्षमता की कमी है। बाकी जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प कर सकें, स्ट्रेंथन कर सके, एक चेन को ब्रेक कर सके। एक लंबे लॉकडाउन से भारत गुजरा है, तो आज आप अपनी प्लान तो बना लीजिए कि अगर आप बंद कर रहे हैं तो उस समय क्या कर रहे हैं। तो हर धोना थोड़ा ही सैनिटाइजेशन है, जो हम फोटो देखते हैं फेसबुक पर डालना। संक्रमण सभी के समझ में आ गया कंचन जी, और आपके खुद के प्लेटफॉर्म पे बहुत गंभीर चर्चाएं इस पर हुई है। तो मुझे आशा है कि वैक्सीनेशन वेस्टेज न हो, एक्सीलरेट हो और सभी को वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए। जी कंटिन्यू। कई सारे यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस बताए गए हैं विपक्ष की तरफ से, और इस बात की मैं तारीफ जरूर करूंगी जूही सिंह जी कि आज इस मुद्दे पर आप राजनीति नहीं कर रही हैं और विपक्ष होने की पूरी भूमिका आज आपकी तरफ से निभाई जा रही है। कई सारे समाधान की भी जिक्र किया गया है। शिवम, फेलियर तो रहा है, इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आपकी ही बात नहीं हो रही है, हम सबकी बात हो रही है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन ये समझाइए कि सरकार बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, ICU की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, और जो तस्वीरें हॉस्पिटल्स के बाहर से मिल रही है वो कुछ और बयां कर रही है। कोई बेड के लिए दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहा है, कोई अपनी जान गंवा रहा है, कहीं डॉक्टर्स की कमी देखने को मिल रही है। तो सरकार और जो पेशेंट्स हैं उनके बयान उत्तर दक्षिण की तरह देखने को मिल रहे हैं। इतना वेरिएशन क्यों? देखिए, मुझे लगता है कंचन जी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं वाकई डिस्कनेक्ट है। जिस तरह की वेव ये है उसको देखते हुए चीज़ें उतनी नॉर्मल नहीं है जितनी शायद करने की कोशिश की गई। और जहां तक आपने कहा कि हाँ फेलियर तो है, अगर आप इंडिया एट लार्ज की बात कर रहे हैं, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, बिना पार्टी और सरकार की बात कर रहे हैं, तो हाँ राज्य कोई भी हो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमने 6 साल में जो है 30,000 सीटें बढ़ाई MBBS की और करीब 24,000 PG सीटें बढ़ाई गई। प्रॉब्लम तो है 2006 साल से करीब 6.5 साल से दिल्ली में केजरीवाल बैठे हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं बढ़ी, एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ा। प्रॉब्लम तो है। उत्तर प्रदेश में 6 एम्स की बात कर रहे हैं, 25 मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, और समाजवादी पर आ रहा हूं, इनके मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी है? प्रॉब्लम तो है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हाँ हम पूरी तरीके से चीजों को कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन ये आप भी समझेंगी और इस देश का एक एक नागरिक भी समझेगा कि जब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना ही तो ये एक दिन में बन सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना साल में, लेकिन फौरी तौर पर जितनी भी चीजें हो सकती थी सरकार कर रही है, चीजों को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, आगे भी बढ़ाएंगे। मैं राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, स्थिति वाकई भयावह है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से भी बचना चाहिए। जूही सिंह जी ने जो कहा बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन इनके लीडर जो कहते थे उसका क्या, कि भाई मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी है, बीजेपी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन है, इनके MLCs क्या कहते थे उनका क्या? मुझे लगता है उस तरह की चीजों को भी कंसिडरेशन में लाना चाहिए, उस पर भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, नेता कुछ भी कहें और आप बाहर आकर कुछ और करें, वैसा नहीं चल सकता। शिवम त्यागी, इस वक्त सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि हम कोविड से कैसे बच सके। हमें, हमारी और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, जनता की, आम जनता की जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर उमाशंकर, लॉकडाउन तो लगा दिया गया, जब तक लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा था बार बार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि लॉकडाउन कब होगा, लॉकडाउन कब होगा। लेकिन जब अब लॉकडाउन लग गया है तो दिल्ली की अगर बात की जाए, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? जान से ज्यादा जान प्यारी है लोगों को, लोग पागलों की तरह सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से वही आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर या नई दिल्ली स्टेशन पर वही तस्वीरें देखने को मिल रही है जो हमें ठीक 1 साल पहले देखने को मिलती थी, जब इंतजाम नहीं किए गए थे
तो क्यों बार बार ऐसी स्थिति सामने आ रही है? एक साल में हम इतने डेवलप हो ही नहीं पाए हैं। किसी भी स्टेट या सिटी को उठाकर देख लिया जाए, ये हम सबका बहुत बड़ा फेलियर है। कंचन जी देखिए, जहां तक आपने दिल्ली का प्रश्न किया है, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी की जो सरकार है, इनकी जिम्मेदारी थी। पिछली बार जो हुआ था, मुझे लगता है कि उस अनुभवहीनता को हम सब स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एक साल बाद भी वही अनुभवहीनता, वही अक्षमता, फिर तो प्रश्न जरूर खड़े होंगे कि ये अनुभवहीनता ही नहीं थी, ना पिछले बार की ना इस बार की, ये अकर्मण्यता ही सिर्फ नहीं थी, इसके पीछे राजनीतिक केजरीवाल और मोदी जी की क्यों है, उद्धव ठाकरे की क्यों नहीं है? अरे सुनो भैया, पंजाब की क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप मेरे बीच में बोलेंगे और मैं आपको इस तरह से सुनो यार, बताइए ना। अरे कोवैक्सीन नहीं लगा रही है पंजाब सरकार, बताइए ना क्यों नहीं लगा रही है? राजनीति नहीं है तो क्या है? सुनने कोवैक्सीन क्यों नहीं लगा रही पंजाब सरकार? बताइए ना जरा, कब तक रहे वैक्सीन, बताइए ना क्यों नहीं लगा रही कोवैक्सीन? क्यों कहते हो कि ट्रायल डेटा नहीं है? यहाँ टीवी पर बैठकर कहते हो कि वैक्सीन लगना चाहिए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए, और पंजाब में बैठकर कोवैक्सीन नहीं लगा रहे हो। क्यों नहीं लगा रहे हो बताइए जरा, बताइए। महाराष्ट्र सरकार में आप भी सरकार का हिस्सा है, क्या इंप्रूवमेंट किया? पहले भी नंबर 1 थे ऊपर से, और आज भी नंबर 1 हो केसेस में, क्या किया बताइए? क्या सरकार बनाना ही जिम्मेदारी थी? क्या हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रपति मॉडल चलता है? फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है क्या? हिंदुस्तान में राज्यों की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? अगर राज्य सरकारें काम कर ही नहीं सकती तो बैठ जाइए घर पे। पहले समय पर आपने कहा कि लॉकडाउन गलत है, लॉकडाउन गलत है, लॉकडाउन गलत है, ये राहुल गांधी का कहना था, और आज सबसे पहले लॉकडाउन आपने लगा दिया। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये राजनीति क्यों? प्रधानमंत्री भीड़ देख के गदगद, कमाल की बात है। प्रधानमंत्री की रैली में 500 है और आपके अधीर रंजन चौधरी की में 50,000। आपके अधीर रंजन चौधरी जी की में 50,000 लोग हैं। वो जनता नहीं है क्या? टीएमसी की जनता नहीं है क्या? लेफ्ट की जनता नहीं है क्या? अब वहां पर असम में और केरला में जाके जो राहुल गांधी आइकिडो सिखा रहे थे लोगों को, वो प्रचार नहीं है? वो प्रचार नहीं है क्या? कमाल की बात है। और सुनिए, महाराष्ट्र में तो चुनाव भी नहीं है, क्या कर रहे हो भाई? 64,000 केसेस आ रहे हैं पर डे। भारतीय जनता पार्टी ने 64,000 केसेस महाराष्ट्र में डेली हैं। जब सरकार की अकाउंटेबिलिटी की बात होगी तो पूरे देश की बात होगी। हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, राज्यों में सरकारें हैं, उनकी जिम्मेदारी है, राजनीति बंद होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। वो रास्ता बता दो। बिल्कुल पूछ लीजिए, जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता, सवाल जवाब कर लीजिए ना, मैं तो तैयार हूँ। बताओ ना, रास्ता बताओ मुझे। वो जो थे एम्स ठासाराम मोदी ने बनाए, अरे फिर हवाबाजी, फिर वही जुमलेबाजी शुरू कर दी भैया। 70 साल में एक बनाया है आपने, ये आपका अचीवमेंट है। अगर इसको आप अपनी काबिलियत कह रहे हैं तो प्लीज माफ कीजिए। पिछली सरकारों पर, शिवम त्यागी, पिछली सरकारों पर नहीं जाएंगे हम, पिछली सरकारों पर मत जाइए। आपकी सरकार से जब सवाल किए जाते हैं तो इसका जवाब आप ऐसे नहीं दे सकते हैं कि 70 साल में किसका क्या हुआ था। हम 25 मेडिकल कॉलेज यूपी में बना रहे हैं। अगर ठीक है, आप बना रहे हैं, ठीक है, नहीं आप ये बताइए शिवम त्यागी, मेरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मुझसे मांगा जाएगा तो मैं अमेरिका की सरकार से तो कंपेयर करूंगा नहीं ना, जो पिछली सरकार रही है उन्हीं से करूंगा। कोविड पर चर्चा है, आप देखिए इधर उधर की बातें मत कीजिए। 1 घंटे का वक्त बहुत कीमती होता है हमारे लिए। प्लीज हमारी सरकार की बहुत कम वक्त होता है, मत कीजिए। होकर सिर्फ केंद्र करना शुरू कर देते हैं। राज्यों की भी बात हो रही है, राज्यों की भी कुछ जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। नहीं निभा सकते तो कह दीजिए हमसे नहीं हो पाएगा, हम देखेंगे। डॉक्टर उमाशंकर, राज्य हो केंद्र हो, हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बहुत कम समय होता है, हमें कई सारे मुद्दे एड्रेस करने होते हैं। आगे पीछे की बात मत कीजिए प्लीज, पिछली सरकारों की बात मत कीजिए, और पिछली सरकारों की बात करके जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसका ठीकरा पिछली सरकारों पर मत फोड़िए। पूरी चुनौती से कह रहा हूँ, अरे चुनौती से मत कहिए, डेटा से कहिए, डेटा से। यहाँ कोई आपका या करण अर्जुन का युद्ध नहीं। महाराष्ट्र में लड़ूंगा आपसे, चुनौती पे नहीं लड़ूंगा। ठीक है डॉक्टर उमाशंकर, महाराष्ट्र में जो हालात है उसका जिम्मेदार कौन है? अभी मुझे एड्रेस चाहिए, वो 6 एम्स कहाँ है? डॉक्टर उमाशंकर बताइए ना, महाराष्ट्र में जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, महाराष्ट्र की सीधा रुख करते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का, आगे सीधा रुख करते हैं।
समय 8:45 बताया गया था। जैसे ही आए तुरंत उनका रुख कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं